नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। तो आज हमारे कार्यक्रम में दो शख्सियत है और दोनों ही शख्सियत अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है और जानते हैं उनसे कि कैसे वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ी और अपना नाम उन्होंने रोशन किया है। तो आज हमारे साथ है कलाकार कनिका तिवारी और मधु तिवारी जी। दोनों ही एक ही परिवार से है और दोनों माँ बेटी है और दोनों की कैसी जुगलबंदी रही अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जानते हैं आज हम उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी और उनके प्रोफेशन से जुड़ी भी कई बातें। तो नमस्कार मधु जी और नमस्कार कनिका जी, आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी, शुरुआत तो हम आपसे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि आप एक जानी मानी ब्यूटिशियन है हमारे भोपाल की जी, और उसके अलावा आप योगा टीचर भी है, रेकी ग्रैंड मास्टर भी है और भी बहुत कुछ आपने किया हुआ है। तो आप पहले अपने बारे में बताइए। जब मैं शादी होके आई थी तब मैं इस प्रोफेशन में नहीं थी। मैंने ये सब शादी के बाद ही सीखा है। पहले मैंने एडिटिंग वगैरह की है, फोटोग्राफी से भी जुड़ी हुई हूँ, तो वीडियो एडिटिंग वगैरह करती थी। फिर मेकअप का तो बहुत पहले से सीखा हुआ था और साथ ही साथ जब स्टूडियो हम लोगों ने ओपन किया तो उसके साथ में हमको मेकअप की जरूरत भी लगी कि जब कोई मैट्रिमोनियल वाले बच्चे आते थे तो उनको शादी के पर्पस से जब फोटो खिंचाना है तो भाई मेकअप भी चाहिए। तो वहां से मेरे पार्लर की शुरुआत हुई है। तो कनिका जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि आप एक कलाकार है और 9th स्टैंडर्ड से आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया है, तो आपकी ये जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई, ये आप बताइए। तो हर समर वेकेशंस पे मम्मी कुछ ना कुछ मुझे ज्वाइन करा देती थी। तो इस समर वेकेशन पे मुझे एंकरिंग क्लास ज्वाइन कराई थी जी। तो रविंद्र माथुर सर की मैं एंकरिंग क्लास जाती थी, जहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनने पूछा कि आप मूवीज में इंटरेस्टेड हैं क्या। तब इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि मेरे घर वाले भी मूवी बैकग्राउंड से नहीं थे ना मैं थी। तो उन्होंने बोला कि एक अग्निपथ का रोल है, मतलब उसमें शिक्षा का रोल है ऋतिक रोशन की बहन का, तो उसमें बस आपकी फोटोग्राफ्स भेज दीजिए। तो हमने फोटोग्राफ्स भेजी। फोटोग्राफ्स के बाद मुझे ऑडिशन के लिए आया, मैं ऑडिशन देने गई। तो मेरा 6000 कुछ लड़कियों में ऑडिशन हुआ और मैं ऑडिशन देकर आई और मैं कुछ टाइम महीने बाद पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। फिर सिलेक्ट के बाद मैं लुक टेस्ट के लिए गई, लुक टेस्ट के बाद मैं फाइनल हो गई थी। तो फिर ऐसे शूटिंग स्टार्ट हुई। तो वैसा मैंने कभी सोचा नहीं था, बट हाँ ये भगवान के लक से हुआ और अपने आप मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई और मेरा करियर का ये जर्नी स्टार्ट हुई और करियर आपने फिर यही ऑप्ट कर लिया कि आपको फिल्मों में ही काम करना है। कि मेकअप जब आपने देखा होगा कि इनका एक अलग तरीके का मेकअप हो रहा है और आप जो एक मेकअप करती, क्या डिफरेंस लगता है फिल्मों का मेकअप और जो आप यहाँ पर मेकअप करते हैं? साउथ की मूवी का एक किस्सा बताती हूँ। एक दादा भाई थे जो इसका मेकअप करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो लाइनर लगा रहे थे तो उनके हाथ ऐसे कप रहे थे। तो इसने कहा कि अरे मम्मी आज का मेकअप आप कर दो। तो मैंने कहा अरे मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, वो जया प्रदा के मेकअप आर्टिस्ट थे जी। तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर ये बोली कि नहीं नहीं आप कर दो आप कर दो। तो करके मैंने इसका मेकअप किया। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये चीज बोला कि कनिका आज बड़ा डिफरेंट सा लुक आ रहा है। बोले ये मेकअप मम्मी ने किया क्या? तो इसने कहा हाँ आज मम्मी ने मेकअप किया है। जी जी। तो मतलब मूवी में भी मैंने इसको ऐसे सपोर्ट किया। बाकी हर जगह तो मेकअप और हेयर से रिलेटेड तो हम इसको बहुत पकड़ के ही रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप जब मेकअप में पूरे टाइम होते हो तो आपको हेयर केयर भी करनी जरूरी है, आपको स्किन केयर भी जरूरी है। तो उस चीज में तो शुरू से मैं करती आ रही हूँ इसको। कनिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आप ने अग्निपथ से शुरुआत करी, तो ये आपकी फर्स्ट मूवी थी और उसके बाद आपने और कितनी मूवीज में काम किया और कौन कौन से रोल्स किए? तो जब मैंने अग्निपथ की, अग्निपथ के बाद मैंने फर्स्ट मूवी की थी तेलुगु, तोली प्रेम कदा बॉय मीट्स गर्ल, जिसके डायरेक्टर ने अग्निपथ देख के मेरे को कांटेक्ट किया एंड उन्होंने बोला कि हमारे कैरेक्टर में आप फिट बैठ रहे हो तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं ट्रैवल तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता कि साउथ इंडस्ट्री तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट होगी। एक बार बॉलीवुड तो ठीक है, आप सेम लैंग्वेज है, सेम सब तो आप समझ सकते हो कि बॉलीवुड कैसा फिर भी वर्क करता है। साउथ में हर चीजें बहुत डिफरेंट है, तो साउथ में लैंग्वेज बैरियर का भी इशू रहता था।
तो वो भोपाल आए और उनने मुझसे मुलाकात की और हमने लुक टेस्ट किया और उनको पसंद आई और फिर वहां से मैंने तेलुगु मूवी की और उसके बाद तमिल और फिर उसके बाद कन्नड़। जब आप वहाँ गए तो आपको पहले ये लैंग्वेज सीखनी ही पड़ी, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए तो ये कि वहाँ लोग तो आपस में भी उन्हीं लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर कोई इंग्लिश में बात करता है, साउथ में ज्यादातर वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। तो फिर ये जो बैरियर है इसको कैसे खत्म किया आपने? तो जब वो मेरे को स्क्रिप्ट देते थे तो वो इंग्लिश में लिख के देते थे, जैसे नॉर्मल अपन जो मैसेज टाइप करते हैं वैसे। बिल्कुल। तो इंग्लिश से मेरे को थोड़ा समझ आता था कि ये वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। और फिर वहाँ पे जो राइटर थे एंड उनके साथ जो प्रोनाउंसिएशन टीचर थे वो मेरे साथ बैठते थे, वो मेरे को बताते थे कि इस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है और इसका मतलब क्या है। तो वो मेरे को हिंदी या इंग्लिश में समझाते थे कि इसका मतलब क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से एक्सप्रेशन दे सकूं। तो ऐसे पूरा हमने डायलॉग, मैं रात भर जाके रट्टा मारती थी पूरे डायलॉग्स का, एंड देन सुबह शूट होता था एंड देन शूट में हम एक्सप्रेशंस के हिसाब से या उसका वर्ड्स का मीनिंग क्या है उसके हिसाब से हम एक्ट करते थे। तो ऐसा कोई डायलॉग जो आपने बोला हो? अभी मेरे को ऐसा याद तो नहीं है, बट हाँ मेरे को एक वर्ड जरूर याद है, येदुकू करके। तो इट्स अ तेलुगु वर्ड। तो ये मेरे को ऐसा कुछ और वणकम या बहुत सारी चीज, मतलब वहाँ पे जब मैं शूट करती थी तब मैं उनकी लैंग्वेज समझने लगी थी। मतलब अगर वो मुझे आके साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि इसका मतलब क्या, पर मैं रिटर्न में बोल नहीं पाती थी। तो वो चीज है। बट हाँ, एज कम्पेयर टू बॉलीवुड थोड़ा डिफिकल्ट है टॉलीवुड में, बिकॉज थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। एंड हाँ, जैसा आप हिंदी में जो एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा है कि आपको सीखने की जरूरत नहीं है या अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, खुद अंदर से आता है। पर साउथ में जब आप उस लैंग्वेज से रूबरू नहीं हो तो आपको उस लैंग्वेज के हिसाब से वो एक्ट करना, अपने आप को उस चीज में ढालना कि नहीं इस वर्ड में ये एक्सप्रेशन आने चाहिए, वो थोड़ा टफ होता है। इसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी, नो डाउट। क्या इसने पढ़ाई छोड़ी या आपने पढ़ाई को इसको रेगुलराइज किया? कैसे आपने इसकी हेल्प करी स्टडीज में? एक्चुअली अग्निपथ में जो इसकी मदर बनी थी जरीना भाव, उन्होंने ये चीज बोला था इसको कि अभी बहुत कम एज में आप इंडस्ट्री में आ गए हो, ठीक है। तो बोले उसमें क्या होता, कई बच्चे यहाँ आते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बोले आप छोड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू उसको रखना, और एक प्रॉपर एज जब आपकी आएगी वापस काम, तो बोले जिंदगी में कभी भी मिलता है, काम की दिक्कत नहीं होती है। पर क्या आपको एक पढ़ाई की जो उम्र है उस टाइम में पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आता। बाद में हमको ये लगता जरूर है कि यार हम काश उस टाइम में पढ़ लेते, बोले उससे अच्छा अभी आप साइड में पढ़ाई भी करते जाओ। तो इसने साइड में अपनी पढ़ाई भी करती गई है। लेकिन उसके बाद फिर आपने पढ़ाई को कैसे जारी रखा? मतलब किस तरीके से आपने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू रखी, और आज भी आप हो सकता है पढ़ रही हो, तो बताइए। मेरे को अग्निपथ मिली थी तो मैं 9th स्टैंडर्ड क्रॉस करके 10th में गई थी। तो उस टाइम पे यूजुअली 10th बोर्ड्स होता है, बट हमारे स्कूल में सीसी पैटर्न हो गया था। तो उसके चक्कर में बोर्ड्स की जगह नॉर्मल एग्जाम्स अपने स्कूल में ही कंडक्ट किए जाते थे। तो तब मेरे लिए थोड़ा इजी था, क्योंकि प्रिंसिपल्स का सपोर्ट था कि नहीं तुम जाके शूट करो, एंड जो भी होगा एग्जाम्स के टाइम पे तुम आके एग्जाम्स देना, और बाकी टाइम पे हम ट्राई करेंगे कि तुम्हें जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो उन्होंने, स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। एंड देन उसके बाद मैंने 11th-12th किया, तो 11th-12th में भी सेम ऐसी था, मेरे को शूटिंग पे जाना पड़ता था। एंड देन जब कॉलेज मैंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती है कि वो आपको ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराती है, एंड देन आपको कोई भी सेंटर, कहीं भी जगह में आपको सेंटर देंगे और वहां जाके आपको एग्जाम देना है। तो मेरे सारे सेंटर्स मुंबई में ही होते थे, क्योंकि मैं तब तक मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी। तो सारे सेंटर मुंबई में होते थे। तो जब भी सेंटर होता था मैं सेंटर में जाके एग्जाम, बट इम्पॉसिबल नहीं था कि मैं इसकी चीज के लिए पढ़ाई छोड़ दूं, क्योंकि मेरा भी बचपन से मैं हमेशा बिजनेस करना चाहती थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि भले ये फील्ड में आ गई हूँ, ठीक है, बट ये फील्ड आपको भी पता है कि बहुत डाइसी होता है, कभी आपको काम मिले कभी नहीं मिले, कभी अप एंड डाउन बहुत होता है। तो इसलिए मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती थी, वो मेरा पैशन भी था कि नहीं मेरे को बिजनेस का एजुकेशन कंप्लीट करना है। तो साइड बाय साइड मैंने वो भी किया। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे बहुत सी बातें करेंगे।
तो ब्रेक के बाद आप दोनों का फिर से स्वागत है। तो कनिका जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप साउथ की मूवीज कर रहे हैं, तो साउथ का जो ऑडियंस है वो किस तरह की मूवीज पसंद करता है, और जो बॉलीवुड के ऑडियंस से डेफिनेटली अलग होते, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं? पहले के टाइम में ऐसा बहुत होता था कि बॉलीवुड वाले सिर्फ रोमांस मूवी ज्यादा पसंद करते थे, वायलेंस मूवी इतनी पसंद नहीं करते थे। और साउथ इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है वो वायलेंस पसंद करती है कि उनका एक हीरो लात मारे तो 100 लोग गिरने चाहिए। एंड वहां पे उन लोग के लिए हीरो इज भगवान। और अपने बॉलीवुड में अलग है। अपने बॉलीवुड में जैसे आपने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन लोग को देखा है, तो वो लोग रोमांस दिखाते हैं कि लड़का लड़की को प्यार हुआ एंड देन कितनी मुश्किलों से उनको उनका प्यार मिला, तो ऐसे सब। तो पहले के टाइम पे अलग था, बट आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। आजकल की ऑडियंस कुछ नया चाहती है कि आप कुछ नया प्रोवाइड करो। रोमांस मूवीज बॉलीवुड में बहुत है, बहुत सारी है। और साउथ इंडस्ट्रीज जो आजकल आपने देखा होगा, साउथ मूवीज लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं बॉलीवुड की मूवीज के कंपैरिजन में। बिल्कुल, क्योंकि आजकल की यूथ रोमांस, ठीक है, क्योंकि रोमांस हमारे बॉलीवुड में दिखाते हैं, बट वो रियलिस्टिक इतना नहीं होता कि मतलब उसके लिए वो गुंडों से लड़ रहा है उसको बचाने के लिए। तो आजकल की जनरेशन को पता है कि रियल नहीं है। अब रियलिज्म पे काम हो रहा है वैसे। अब मेन इज रियलिज्म। तो इस चक्कर में मेरे को ऐसा लगता है कि साउथ इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि वो जो चीज अलग दिखा रहे हैं, जो ऑडियंस पसंद कर रही है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से जो फिल्मों की तरफ जो रुझान है लोगों का, क्या कम हो रहा है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? तो आजकल जो सीरीज आ रही है, मेन अगर आपने देखा होगा तो सीरीज की पकड़ हर जगह है। चाहे वो डॉक्टर के उसमें हो, चाहे वो लॉयर के उसमें हो, चाहे वो बीमारी, बहुत सारी चीजों में पकड़ है। कंटेंट, ऐसे वेराइटीज है कंटेंट की ओटीटी में। तो इसलिए लोग ओटीटी ज्यादा देखना आजकल प्रेफर कर रहे हैं। बट आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा मूवीज को वापस आने में। तो आपके पास भी क्या ऐसा ओटीटी के लिए आपको भी कोई ऑफर मिला हो कि आप किसी वेब सीरीज में काम करने वाली हैं, या ऐसा कुछ फ्यूचर में आपका जी बिल्कुल। एक्चुअली ओटीटी में कैसा है, सेंसर्ड नहीं है। तो जो 99% सीरीज होती हैं उसमें न्यूडिटी या वैसी चीजें दिखाई जाती है। तो मेरे पास आए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, बट मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैं अभी इस चीज में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या इस चीज के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने वो चीज की नहीं। एंड मूवीज में एक चीज अच्छी कि सेंसर्ड होता है, तो आप एक लिमिट तक ही दिखा सकते हो, पर ओटीटी में वैसा नहीं है। तो आप बताइए मधु जी कि अगर इन्होंने कोई फिल्म साइन की हो, या फिल्म साइन करना चाहती हैं, या इनके पास कोई ऑफर है, तो कितना आप इनका सपोर्ट करती कि आपको इस मूवी में या इस प्रोड्यूसर से आप पहले मिलती है तब फाइनल करती है? नहीं, डिस्कस तो हम लोग वैसे ही करते हैं। जैसे अब कोई प्रोजेक्ट आया तो इसने मुझे बताया कि मम्मी अच्छा उसमें ऐसा ऐसा है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो भाई कर सकते हैं। हम अगर कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर उस प्रोजेक्ट पे हम लोग जाते ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, जो आप लोग का मैंने प्रोफाइल देखा है कि उसमें आप रेकी ग्रैंड मास्टर है, आप दोनों ही। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि रेकी है क्या, मतलब रेकी क्यों किया जाता है ये? जी, रेकी एक्चुअली हमारे पंच तत्व की एनर्जी है, जिसको हम हीलिंग कहते हैं। रेकी हीलिंग है। तो रेकी हीलिंग में सिंबल्स के थ्रू अगर कहीं कोई बाहर भी बैठा हो, मतलब इंडिया से बाहर भी हो, तो हम सिंबल्स ड्रॉ करके उसको रेकी हील करते हैं जी। तो हमारे माध्यम से ऊपर से एनर्जी आके हमारे माध्यम से अगले तक पहुंचती है जी। ये रेकी हीलिंग कहलाती है। तो जैसे आप भी रेकी करी है, आपने लोगों को हीलिंग किया है, तो इसकी क्या टेक्नोलॉजी होती है? एक्चुअली ये जापान, चाइना से आया हुआ है। तो वहाँ पे एक थे जो मेडिटेशन करते थे, मिकाओ उसुई उनका नाम। तो उनने ये रेकी का इन्वेंट किया है। एंड रेकी इज लाइक सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरों को, ये आप अपने लिए भी करते हैं बहुत लोग। जैसे मैं अपने लिए करती हूँ, मैं दूसरों को नहीं देती, क्योंकि जिस लाइन में मैं हूँ या जिस फील्ड में मैं हूँ, इसमें पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है, पेशेंस की बहुत जरूरत है। बिकॉज द मेन थिंग इज वेट। आप जितना वेट करोगे उतनी अच्छी बेहतर चीजें आपको मिलेंगी। तो ये चीज मेरे को इस चीज में बहुत यूज होती है, मेरी फील्ड में बहुत यूज होती है, कि मैं अपने आप को पूरा पॉजिटिव करके अगर मैं किसी प्रोजेक्ट या किसी मीटिंग में जाती हूँ, तो मैं उनसे इंटरेक्ट भी वैसे कर पाती हूँ, उनसे बॉन्ड भी वैसा, कनेक्शन भी वैसा बन पाता। हाँ, मतलब अगर आप बहुत टायर्ड हो गए, फिर से रिजुवेनेट होना है आपको, तो ये हीलिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे हम पूरे टाइम काम करने के बाद में 8 घंटे की नींद करके फिर हम रिचार्ज होके उठ जाते हैं जी। फोन को हमको चार्ज करना पड़ता है, बिना चार्ज किए वो चलेगा नहीं। कनिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आप आर्टिस्ट बन गई हैं,
एक कलाकार बनी हैं जो आप भोपाल से निकल के बाहर आए। लेकिन अगर हम भोपाल की ही बात करें तो भारत भवन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग थिएटर करते हैं और कई लोग एक्टिंग सीखते भी है और उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है। लेकिन वो लोग बाहर फिल्मों में उनको चांस नहीं मिल पाता है। कहाँ उन लोगों में कमी रह जाती कि वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, अभी मैं इतनी बड़ी एक्टर या आर्टिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ पे कमेंट कर पाऊँ, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे अगर आप देखेंगे जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो भी बहुत सारी मूवीज़ में आए हैं। चाहे आप पंकज त्रिपाठी को देख लीजिए, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, और भी ओम पारेकर, बहुत सारे पुराने एक्टर भी ऐसे हैं जो थिएटर से उठ के आए हैं। बस हाँ, ये है कि जगह का डिपेंड करता है। जैसे अब ये लोग भोपाल में, जैसे अगर आप भोपाल की बात करें, भोपाल में मंच में अगर ये लोग थिएटर करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे डायरेक्टर नहीं देख पाते। वो है ना कि जब तक कोई आपकी कला देखेगा नहीं, वो उसको पहचानेगा कैसे कि हाँ, ये और भी बड़ी चीज के काम आ सकती है, या इनको और बड़ा चांस दिया जा सकता है। तो मेन चीज है कॉन्टैक्ट, और लक भी होता है बहुत सारे। क्योंकि अभी मैं जो मूवी कर रही हूँ, मन्नू और मुन्नी की शादी, उसमें आप देखिए सब थिएटर आर्टिस्ट। श्रेयस तलपड़े वो एक्टर हैं, मैं हीरोइन हूँ, एंड देन राजपाल यादव हैं, एंड देन हमारे साथ एक आकाश दबाड़े हैं जो भी चंदेरी में शूट कर रहे हैं स्त्री 2 के लिए। तो वो भी उनके साथ तो एक इंसिडेंट ये हुआ था कि वो पहले थिएटर आर्टिस्ट थे, और एक उनका कंपटीशन हुआ था जिसमें श्रेयस तलपड़े ने जाके उनको अवार्ड दिया था। एंड अभी कुछ टाइम बाद, आई गेस 10 साल या 5 साल बाद, अगर वो अगेन श्रेयस तलपड़े के साथ में एक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बट हाँ, ये कि हमें बहुत जगहों का पता नहीं है कि कौन कहाँ से आया है, कौन से थिएटर से आया, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट को चांस नहीं मिलता। बट आप देखा जाए तो इंडस्ट्री पूरी आज के टाइम पे इंडस्ट्री पूरी थिएटर आर्टिस्ट ही रूल कर रहे हैं। कोई ऐसा मनोज नहीं है। वाजपेयी भी इवन थिएटर आर्टिस्ट ही हाँ, रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं और आज वो एक लीडिंग एक्टर बन चुके बस हैं। मेन थिंग इज आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो कि अरे अगर हमें चांस नहीं मिला तो शायद हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, आप अपना प्रयास करते जाओ। क्या पता आज आपके पास वो आपको मुकाम नहीं मिला, कल रातों रात आपको मिल जाए, यू नेवर नो। तो मेन चीज कि आप उसी में अपना प्रयास करते रहे। जैसे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कई ऐसे डेस्टिनेशंस मिले हैं उन लोगों को जहाँ वहाँ से प्रोड्यूसर्स आके यहाँ पे फिल्म में बना रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बाहर करती तो आपने भी कभी किसी को बोला हो कि आप हमारे इस भोपाल में आइए और यहाँ पर भी कई अच्छी अच्छी जगह है तो यहाँ आके शूट करना चाहिए? क्या जो अभी मैंने रिसेंटली मूवी की है जिसका मैं आपको जिक्र बता रही थी श्रेयस तलपड़े के साथ, तो वो हमारी शूटिंग हुई है पुष्कर में जी। तो पुष्कर में उनको सेम ऐसा गांव का थीम दिखाना था। तो मैंने उनको भी यही सजेशन दिया था कि भोपाल में भी ऐसी लोकेशन बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं क्यों नहीं चाहूंगी, अगर मैं भोपाल से गई हूँ तो मैं भी चाहूंगी मैं अपने घर पे आके शूटिंग करूँ, या मैं सेट पे हूँ तो मैं उनको दिखा सकूँ कि ये है हमारा भोपाल। तो ऑब्वियसली वो चीज थोड़ी लगती है और वो मैं चीज बताती भी हूँ, बट सबका लोकेशन वाइज अलग होता है। बट हाँ, आजकल भोपाल में कितनी शूटिंग हो रही है, प्रकाश झा सारे अपनी मूवीज की यहीं पे शूट करते हैं, और आजकल अभिधर्मा प्रोडक्शन भी आया था। तो ये चीज अच्छी है कि भोपाल इस चीज में ग्रो कर रहा है कि बाहर से लोग आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो जैसे आज आप यहाँ महुआ हाउस में आए हैं, यहाँ पर भी हमने अलग अलग लोकेशंस बनाई है, तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों के लिए ये कैसी जगह है? जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगी वो है ग्रीनरी जी। यहाँ पे पेड़ इतने हैं, पौधे इतने हैं, तो या अब बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको ऐसा कॉटेज दिखाना होता है अंदर जाके, कि गली में कहीं अंदर जाके ऐसा जंगल के बीच में कॉटेज है। तो ये लोग बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ट्राइबल मैंने देखा कि वो चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, वो चीज भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मूवीज में बहुत जगह ट्राइबल सीन्स दिखाते हैं कि वाइफ बैठ के चूल्हे पे रोटी बना रही है। तो वो चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से, यहाँ पे फिर स्विमिंग पूल भी है और प्लेग्राउंड भी है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि बहुत सारी, एक चीज में आप बहुत सारी चीजें दिखा सकते हो। तो मधु जी आप बताइए कि आपको यहाँ क्या चीज अच्छी लगी और किन चीजों मैं जैसे तरुण भैया के साथ अंदर आई हूँ, सबसे पहले मंदिर, ठीक है, उसके बाद हम लोग अंदर आते गए। हम बहुत पहले भी कभी महुआ हाउस आ चुके हैं, बट अभी इतना चेंज हो गया कि मुझे तो अंदर आके ऐसा लगा। भैया ने मुझे बताया कि हम यहाँ मैरिजेस वगैरह भी होती हैं, तो हम लोग काफ़ी कुछ इवेंट यहाँ कर चुके हैं। मुझे अंदर जैसे जैसे मैं जाती गई ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये नानी का गाँव है, और हम जो हमारा बचपन नानी के गाँव में जी के आए हैं, वो जितने लोग हैं
आजकल के बच्चों का तो मुझे उतना पता नहीं है कि नई जनरेशन ने उतना गांव से जुड़े हैं या देखा है कि नहीं देखा है, पर हम लोग की जनरेशन तो बहुत फील करती है ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और मैंने इस चीज़ के लिए तरुण भैया से बहुत तारीफ भी की कि ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने महुआ हाउस की सैर तो कर ली और आपको बहुत अच्छा भी लगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई। हाँ। कि आपको मैंने दूरदर्शन पे गाना गाते भी देखा है, तो हाँ जी। आप अपना एक कोई गाना भी गुनगुना दीजिए। मैंने एक नमस्कार प्रोग्राम में अपना लाइव दिया हुआ है और मैं गाना भी गाती हूँ। मैंने मूवीज में भी काम किया है कनिका के साथ में। एक मैं उसकी बड़ी बहन बनी हूँ, एक मैं उसकी बड़ी बहन की मदर इन लॉ बनी हूँ, एक मैंने अभी आश्रम वेब सीरीज में काम किया है, मैंने प्रकाश झा की राजनीति मूवी में भी काम किया है। और सिंगिंग तो मेरा शौक ही अभी कोविड के बाद से शुरू हुआ। कोविड के बाद सब घर में बैठ के गाने ही गा रहे थे ना, या मूवी देख रहे थे, तो मेरा वहीं से शुरू हुआ है। मैं थोड़ा सा एक गुनगुनाती हूँ। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। और ये जगह इतनी प्यारी है कि बोल नहीं सकते, तारीफ के लिए शब्द नहीं बचे। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और कनिका जी, आप फिल्मों में बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले, यही शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे। और मम्मी का सपोर्ट आपको हमेशा बना रहे और आप दोनों की ये जुगलबंदी देखते ही बनती है। और हमारे दर्शक भी देखें कि कैसे आप दोनों अलग अलग क्षेत्र में होते हुए भी एक साथ काम कर रहे हैं। मम्मी का सपोर्ट हमेशा है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।